तो सुमित देख, तेरी बुक है ये वाली, ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 लेटेस्ट एडिशन है। और भाई मैं आप सबको दिखा दूँ, अरिहंत की बुक है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैं और सुमित मिल के इस पूरी चैप्टर इस पूरी बुक को, जो अर्थशास्त्र आपकी कक्षा 12वीं की, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत जेन्युइन है जो मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, या फिर जिनको लगता हो कि सर हमें तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाकी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं। भाई डिटेल में घुसेंगे इस बुक के। इसके पहले चैप्टर्स निपटाएंगे, चैप्टर्स निपटाने के बाद इस पर वन शॉट वीडियोज़ भी आएंगे, और आपको इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो तक भी डिस्कस होंगे, तो सब कुछ मिलने वाला है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है ये वाली बुक, ठीक है। मॉडल पेपर इसके अंदर गिवन है। तो देखते हैं इसका पहला चैप्टर क्या है, ठीक है, आ जाओ। तो भाई सुमित, छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करें। एक बात ध्यान रखनी सुमित, देख, अगर ये चीज़ें कवर करनी है ना, जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। सबसे पहले तो अपनी विषय सूची देख, मतलब इसका ये है कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। 2 भागों में डिवाइड है। पहली होगी वेस्टी, हिंदी में इसी को जो कहते हैं ना, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके अंदर कितने चैप्टर कर रखे इन्होंने? 11 ही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि परिचय क्या है। आज तो परिचय में बात लगा देंगे हम लोग, ठीक है। इसका परिचय क्या है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है जानने के लिए। मांग क्या है, मांग के नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, उत्पादन फलन, तो ये सारे के सारे आपस में ना जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके जानेंगे और ऐसा करेंगे, मतलब एक ना नियम बना लेंगे, जैसे ये शुरू के 4 चैप्टर एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्ट चाहिए, मतलब ये दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, ये दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, तो 4 चैप्टर इसके करें, ठीक है। वैसे तो कायदे कहता है कि पहले पूरी आप अपनी वेस्टी पढ़ो, उसके बाद आप किस पे आओगे। ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब ये बहनें दोनों, एक वेस्टी और एक समष्टि। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और इसी को वो लोग कह देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आज तक कोई डिस्कस नहीं करा, बहुत आराम से ये जल्दी से निपट जाएगा। और जो भी कहते हैं ना कि वो जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उसके लिए ये रहा चैप्टर, राष्ट्रीय आय, ये संकल्पना एंड गणना विधि। तो आप किस तरीके से उसकी गणना करते हैं, आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं, ये सब उसमें देखने को मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। अगर बहुत लंबी वीडियो बनी तो भी बच्चों को दिक्कत है, बहुत छोटी बनी तो भी दिक्कत है। तो चैप्टर 1 मेरे भाई, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय और इसकी केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। तो जो चैप्टर जिस तरीके से कनेक्ट है सुमित, वो चैप्टर हमें उसी प्रकार से कनेक्ट करना ही करना है, इस बात की गांठ लगा लियो। और जितना भी पढ़ें सिर्फ वही पढ़ के लाना है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो कि हम पहले पूरी बुक करवा दें फिर रिवीजन करवाएं, वो दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम की बात यहाँ आएगी कि हम तेरे को पढ़ा दें और तू घर से पढ़ के ना लाए। तो जानते क्या है, तो सबसे पहले जैसे बुक का नाम है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। वैसे तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स में और भी शब्द मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमी, ये तो अर्थशास्त्र हो गया। अब अर्थशास्त्र, बुक का नाम भी अर्थशास्त्र है, कुछ ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग से गणना कर रहे हैं। तो ये एक विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है, यानी कि लगा रहता है। मैं हूँ, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक आर्थिक क्रिया में लगा हुआ हूँ। कोई और व्यक्ति है जो अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, कोई और व्यक्ति है जो कहीं जाके नौकरी कर रहा है, कोई और व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम में लगा रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति है। क्योंकि अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन यापन हम लोग अपना नहीं कर सकते। धन की प्राप्ति है, सब लोग यही चाहते हैं। धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है। अब आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है जहाँ पे आप पैसे को कमाने की बात करते हैं। मतलब अगर आप धन से रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप इसका मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो इकोनॉमिकल हैं, उनको आप आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। कि भाई यहाँ ना ये जो मैं काम अब मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये काम हम पढ़ाते हैं, अगर मान के चलते एजुकेशन पे ही बात करते हैं, हम तेरे को पढ़ा रहे हैं तो हमें फ़ीस पे करेगा, ये आर्थिक क्रिया होगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि हम जाके, मैं पर्सनली अगर अपने लिए बोलूँ, हम जाके ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो फ़ीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम उनको अपनी तरफ से फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वो अनार्थिक क्रिया में आएगा, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इंसान वहाँ पे पैसा नहीं देखेगा। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया गया है। अतः अर्थशास्त्र वह विषय है, देख, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की बहुत सारी अपनी अलग अलग नीड्स हैं, अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं।
इन आवश्यकताओं को अगर पूरा करना है, अगर अपने शौक करने हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो तुम्हें आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें लगता हो घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलने का भाई। और ये आर्थिक क्रिया करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना होता है? ये जो हमारा जो आसपास का है ना, जो इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं, जितना भी हमारा आसपास जो भी चीज़ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमारे सांसारिक जीवन जो हम कहते हैं, जो हमारा सांसारिक फेस है, उसके साथ हमें जाके काम करना पड़ता है। आप किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया करोगे, ठीक, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो ये हो जाता है एक नंबर के हिसाब से। अभी डेफिनेशन कई बार अलग अलग तरीके से मिलती रहेगी। फिर बाद में ये आ रहा है कि बार बार हम आर्थिक क्रियाओं और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुद्दे की आर्थिक क्रियाएँ क्या हैं? आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सीमित संसाधनों के प्रयोग से आय अर्जित की जा सकती है। सीमित संसाधनों के उपयोग से मतलब हमें जो संसाधन मिले हुए हैं, जो हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आप उनका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करो और उसके माध्यम से हम क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसको जो बोलेंगे वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जैसे शिक्षक, अगर हम अपनी बात करें, चिकित्सक, डॉक्टर की बात करें, व्यापारी, तो शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं। चिकित्सक क्या करते हैं? आपकी बीमारी चेक करते हैं, आपको दवाई वगैरह देते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, व्यापारी क्या करते हैं? हाँ, व्यापारी सामान बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, और फिर क्या होता है? पैसा कमाते हैं हम लोगों से। तो ऐसी क्रियाओं पे जहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। फिर आता अनार्थिक क्रियाएं। ये आपकी मन की तसल्ली के लिए होता है। जैसे आज भोले का दिन है, सावन का पहला सोमवार है और दुनिया ने व्रत रखा है। ठीक है, कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। आज के दिन लोग देखिए क्या होता है अनार्थिक क्रियाओं में, किसको चाहिए? जिसमें संपूर्ण समाज का हेतु, यानी कि सामाजिक फेस में, यह सामाजिक, धार्मिक आदि ज़रूरतों की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाएं, जैसे मंदिर जाना, दान देना। आपने किसी व्यक्ति की सिर्फ सिंपल वे में, सिंपली अपने मन की तसल्ली के लिए आपने किसी व्यक्ति की कोई सेवा कर दी, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दी, तो ये हमारी ना सेटिस्फैक्शन के लिए, तो हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। अगर तू मंदिर जाता तो देख मंदिर का क्या होता है, तू मंदिर जा, तुझे लगा तू बहुत ज़्यादा विचलित है, तू बहुत ज़्यादा परेशान है, तू सिर्फ मंदिर में जाके बैठ, सिर्फ मंदिर में जाके बैठ, तेरे अंदर वो तसल्ली आ जाएगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। हम घंटियाँ बजाते हैं, सब में साइंटिफिक रीज़न है। वो घंटे तेरी नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करेगा, तेरी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा, तो वो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि वहाँ तुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। सही है, चलो। अब वो कहता कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी है वो जन्म कैसे हुआ उसका, तो वो कहता है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्या कारण है? आर्थिक समस्याएं हैं। अब आर्थिक समस्याएं का अभी क्या मतलब है, आगे पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। आर्थिक समस्या सामान्य इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छा और उसकी आवश्यकताओं से अधिक है। यानी कि जो तेरे नीड्स है ना, तेरा क्या सोया गया ब्रो, आईफोन होना चाहिए, हैं, गाड़ी होनी चाहिए, 4 पहियाँ भी होनी चाहिए गेड़ी मारने के लिए, और मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, जेनुइन बुलेट सी, या कोई और स्पोर्ट्स गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तेरे जेब में पैसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी पार्टी वार्टी, सही। अब पीछे कोई बैठा हो तो आहा मज़ा आ जाएगा, देख जो तेरे मुंह पे हंसी आई। उसके बाद क्या, हुक्का होना चाहिए। मतलब अय्याशी करने के लिए तुम्हारे पास करोड़ों इच्छाएं हैं, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी। समझ रहा है? तो इसी को कहते हैं कि भैया, क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से अधिक हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहिए। उन्हें पेट से बांध के सो जा, भाई खा ले, नहीं बिखेरूँगा, पागलपन है फालतू का। एवं इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसाधन सीमित हैं। भाई जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, जो आपके पास संसाधन है वो लिमिटेड है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उस 100 रुपये का बेहतर से बेहतर क्या इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे तुझे भूख लगी है, हमने तुझे 100 रुपये दे दिए, सही है। अब तू 100 रुपये में क्या करा, तू गया एक पिज़्ज़ा खरीद लाया, तूने खा लिया, तो घंटे 2 घंटे तक के लिए तो ठीक है, सही है। और फिर तुझे फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब मान के चल, अब मुझे 100 रुपये मिले, तो मैंने क्या सोचा कि यार भाई पूरा दिन काटना है, तो पहले मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पे 30-40 रुपये की थाली मिल जाती है, और हमने सपोज का 50 रुपये की थाली मिल गई। 50 रुपये में वो इतना खाना खिला देते कि आपका पेट भर जाता है। अब 4-6 घंटे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने सुबह खा लिया, फिर आप अपने शाम तक सर्वाइव पानी वानी पी के कर सकते हो। शाम को आपने फिर 50 रुपये खा लिया, तो तू स्वाद में रह गया, मैंने अपना पेट भरा। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये वही कहता है कि भैया आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं,
आवश्यकताएं अधिक हैं और संसाधन सीमित हैं। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसाधनों का इष्टतम उपयोग का मतलब होता है एकदम जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करना, उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, पूर्ण रूप से किस प्रकार कर सकते हैं जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जो तेरे पास संसाधन हैं उनको बेहतर इस्तेमाल करना सीख, तो कम चीज़ों में ना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है। तुम 4 घंटे किताब लेके बैठ रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम 4 घंटे से पढ़े, तुम सिर्फ बैठे हो। तो 4 घंटे बैठ के पढ़ रहा, वहीं एक बंदा 1.5 घंटे बैठ के पढ़ा, 1.5 से 2 घंटे, वो तो उससे ज़्यादा पढ़ गया, क्योंकि उसने अपने उस टाइम को ना जेन्युइन तरीके से यूटिलाइज़ करा। यानी कि हर 10 मिनट पे इंस्टाग्राम चेक हो रहा है, व्हाट्सअप चेक हो रहा है, कमर में दर्द मार रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं। 2 घंटे का मतलब है 2 घंटे जेन्युइनली अपने टाइम को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसीलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है कि जो भी आपके संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, इच्छाएँ तो बहुत सारी हैं, उनको कैसे काबू कर सकते हैं। इच्छाएँ फालतू की हटानी पड़ती हैं और साधनों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जैसे चयन की समस्या। जिस भी प्रकार का संसाधन हमारे पास है, अब मैं तुझे चयन वाली बात बता दूँ, तेरी जेब में 10 रुपये पड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल वाली समझाने वाली बात है। तूने देखी वो भाई चाउमीन मिल रही है, तूने गुप्ता जी की चाउमीन खा ली, पता है चाउमीन अनहेल्दी है, लेकिन स्वाद में खाता है आदमी और वो हैबिट में भी खाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ क्या यार, केले रखे हुए हैं, तुझे पता केले खाने हेल्दी हैं और चाउमीन खानी क्या है, 10 रुपये हैं तेरे पास, चॉइस तेरी है। तुझे स्वाद में जाना है तो चाउमीन खाएगा, हेल्थ की तरफ जाएगा तो केले खाएगा, लेकिन इंसान हेल्थ की तरफ तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, स्वाद की तरफ। तो चयन की समस्या हमेशा, चॉइस जो है ना वो भाई हमेशा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं इसको। अर्थशास्त्र के मूल में चयन की समस्या के संदर्भ में चुनाव करने की कला का अध्ययन किया जाता है। मतलब आपको यहाँ सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से अपने साधनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं सुमित केले ले ले, 10 के 3 केले आ रहे हैं, मान के चल, अभी तो चल सावन के महीने में थोड़े महंगे रहेंगे, फिर भी कह रहे हैं हम 10 के 3 केले आ रहे हैं, क्योंकि 3 केले तू खा के काफ़ी अच्छे टाइम तक तेरे को भूख भी नहीं लगेगी और तेरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये चाउमीन से तुझे लगेगा पेट भरेगा, तू ऊपर से पानी पी लेगा, बट वो अनहेल्दी चीज़ है। तो जब तू इन चीज़ों को सीखेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से सीख सकता है। अब ये समस्याएँ भी चलते कैसे उत्पन्न होती है, कहता है यह समस्याएँ निम्न कारणों के चलते उत्पन्न होती हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं देख, उसको ढक देता हूँ, फ़ोन से रख दिया, रुक जा, यहाँ आ जाओ, इस पे ध्यान लगा। संसाधन दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ का मतलब है संसाधन बहुत सीमित है। संसाधन भाई साहब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तुमने कह दिया फ़ोन दिला दो, तुमने कह दिया बाइक दिला दो, तुमने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें बाहर जाना होता है, हमें खाना पीना होता है, कहाँ से लाए इतना पैसा, बता अस्करा है, ठीक है। और अगर इन सब के चक्कर में पड़ गए तो गिफ्ट भी देना पड़ता है, छुट्टे के भी चाहिए, चाय के भी चाहिए, है ना, सही है। हर उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए जो आपको बर्बाद करेगी। तो संसाधन बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब बहुत लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, कम होते हैं काफ़ी, इतने नहीं है जितना तुम सोचे बैठे हो कि अरे भाई साहब, ठीक है। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा, अनगिनत तो नहीं गिन सकते हो, बट एक से ज़्यादा, इसको इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव यूजेस कह देते हैं। चल एक बात बता, पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बाइक में, कार में और जनरेटर वगैरह में और मशीनें चलाने में, इंजन चलाने में, ठीक है। सब छोड़, पेट्रोल सूंघने में नशा होता है उससे, सही है। तो वैकल्पिक प्रयोग यानी कि एक तो वो हैं कम, ऊपर से उनके इस्तेमाल बहुत अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। तो जब आपके हाथ में कोई संसाधन है जो कि बहुत लिमिटेड हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई इसके ना 10 यूज़ हैं, जो यूज़ सबसे बेस्ट होगा हमें वो सीखना है, सुमित करना। अगर हम उसको करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और हमने अपने रिसोर्सेज का सही जगह पे इस्तेमाल किया। और लास्ट में मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, इच्छाएं होती हैं लेकिन, सही है, ये चाहिए वो चीज़, डिमांड्स बहुत स्पेशल होती हैं। इसके चलते हम उन इच्छाओं उसका चुनाव करना पड़ता है जो हमारे लिए आवश्यक हैं अथवा जो कि हमें अधिक संतुष्टि देंगी। अतः यदि हमारे पास 1000 रुपये हैं और हमें पढ़ने हेतु किताबें चाहिए तथा एक जींस भी खरीदनी है, तो हम यहाँ पर हम दोनों कार्य नहीं कर सकते। तेरे पास 1000 रुपये हैं, तुझे पता 1000 रुपये की किताब आएंगे और 1000 रुपये की आ रही है जींस, तो तेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? किताबें हैं, जो तूने मरे से मन से बोला, नो डाउट कि किताबें ही होंगी, ठीक है। किताबें नहीं हैं, जींस हैं
फनी हो रहा है? अभी नहीं है मतलब। अच्छा, अभी किताब इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत। अभी किताबें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी किताब इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूरत बताती है कि कब कौन सी चीज़ क्या ज़रूरी है। हाँ। हम चुनाव करना होगा कि दोनों में से हमारे लिए अधिक आवश्यक क्या है, अतः यह हम एक आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर मान के चल ब्याह शादी में जाना है तो उस टाइम पे शायद जींस इंपॉर्टेंट हो। एग्ज़ाम से पहले की अगर बात करें या फिर जब हम अपनी किसी क्लास में, तो 12th में हैं, तो तुझे पता है कि इस टाइम ब्याह शादी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है। तो सुमित वक्त बताता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत कब हमें पढ़ने वाली, तो हमारे हाथ में चयन का होता है। संसाधनों की समस्या की बात करें, संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए होता है। संसाधनों की समस्या, अब आपको कोई भी एक चीज़ बनानी है, उसका उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि कि ज़मीन की क्या ज़रूरत है, भूमि ज़मीन पे क्या होता है भाई, अगर तू किसी जगह किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो उसका उत्पादन कर रहा है, तो तुझे एक ठिया मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक ठिया है, अगर हम अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे तो वो भी हमारा क्या है, एक ठिया है। पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं पता नहीं, जगह होनी चाहिए एक, श्रम, इसको लेबर बोल देते हैं। अब एक बात ध्यान रखियो कि एक अकेला व्यक्ति दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता, है ना, एक अकेला व्यक्ति दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको भी आवश्यकता होती है लोगों की, जिसके माध्यम से वो प्रोडक्शन कर सकें। औजार, औजार का मतलब कह सकते हो औजार, मशीन इत्यादि, ठीक है। बिना मशीनों का आप काम नहीं कर पाओगे। अगर मान के चल तू किसी चीज़ के टूल्स ही बना रहा है, किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर के टूल्स बना रहा है, टूल्स बनाने के लिए तो मशीनें चाहिए ना, और ध्यान रखिए पैसा भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। इसमें एक शब्द और ऐड कर दें, पूंजी। तो ये वो सारी चीज़ें जिनके बिना आप कोई भी नया उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आपके पास संसाधन नहीं है, इस बात की भी समस्या है। और क्या, वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुओं से अभिप्राय भौतिक मूर्त पदार्थों से है, ठीक है, जिनका उपयोग से लोगों की इच्छाएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कपड़े, टीवी इत्यादि। तो किसी ने कहा वस्तुएं क्या हैं, कि वस्तुएं वो चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उसको सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं। सेवाओं से अभिप्राय है भौतिक, देख यहाँ क्या कहता है, भौतिक इट्स मूर्त पदार्थों, मतलब जो किसी मैटर के बने हुए बेसिकली। और ये क्या, भौतिक अभौतिक अमूर्त पदार्थों जो हमारी इच्छा में आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जैसे अध्यापक, अब हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, तुझे समझ में आ रहा है तो तेरी ज़रूरत पूरी है। डॉक्टर, तेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, हाँ, वो दवाई वगैरह देंगे चेक करके, तो भी वो है। व्यक्ति विशेष, तो कहता है व्यक्ति विशेष से आज से अपने निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म इत्यादि हो सकता है। तुझे पता है कि ये चीज़ करना मेरे लिए गलत है, तुझे पता है, लेकिन मन इतना ज़्यादा चंचल है कि दिमाग कह रहा है कि मत जा, मन कह रहा है जा, हम मन की सुनते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। और ये नहीं कि हर वक्त मन की नहीं सुनते, कुछ चीज़ों में मन बहुत अच्छी एडवाइस करता है, तो कुछ चीज़ों में दिमाग बहुत अच्छी एडवाइस करता है। हमें दोनों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें वो ना, मन के बहकावे में ना मन को तू अपना दास बना ले, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हंसे मत ना, ठीक है। तो ये वाली बात आती है, तो इस वाली में इतना नहीं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स।